नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और उसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए हम एक और मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये एक प्रकार की रिवीजन क्लास होगी जिसमें साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहीं है? किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई नहीं है? तो यहां पे पहले मैप से समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा यदि हम उत्तर में देखें तो उत्तर प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में देखें तो राजस्थान से, पूर्व में देखें तो छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में देखें तो महाराष्ट्र से और पश्चिम में देखें तो गुजरात से। 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है, महाराष्ट्र के साथ टच होती है, राजस्थान के साथ टच होती है। जो बिहार है इसके साथ मध्य प्रदेश की सीमा टच नहीं होती। मध्य प्रदेश की सीमा बिहार के साथ नहीं लगी हुई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसके अलावा और फैक्ट देख लेते हैं। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने जिले, सबसे ज्यादा जिले किस राज्य की सीमा के साथ टच करते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्यादा जिले हैं 13 जिले। 13 जिले किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ टच करते हैं। सबसे कम जिले की बात करें तो गुजरात के साथ 2 जिले टच करते हैं, राजस्थान के साथ 10 जिले, महाराष्ट्र के साथ 9 जिले और छत्तीसगढ़ के साथ 7 जिले टच करते हैं। तो यदि सबसे ज्यादा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं और यदि गुजरात की बात करें तो 2 जिले सबसे कम साझा करते हैं। तो याद रखिएगा, अभी प्रेजेंट में 10 संभाग और मऊगंज जो नया जिला है उसको मिलाकर 53 जिले हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे फैक्टों को याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। पृथ्वी के घूर्णन की गति उच्चतम होती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कहां पर उच्चतम होती है? उत्तरी ध्रुव के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, मकर रेखा के साथ, भूमध्य रेखा के साथ। तो पृथ्वी के जो घूर्णन की गति होती है वो भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम होती है और ध्रुवों की तरफ न्यूनतम होती है। यदि न्यूनतम पूछता है तो ध्रुवों के साथ और यदि उच्चतम पूछता है तो भूमध्य रेखा के साथ, इक्वेटर के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है? मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे ऊंची चोटी है? बघेलखंड, सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा घाटी, बुंदेलखंड। तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सतपुड़ा श्रेणी में है। सतपुड़ा श्रेणी में महादेव पहाड़ी। कौन सी? महादेव पहाड़ी में धूपगढ़ जगह, ये भी याद रखिए। धूपगढ़ में सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1320 मीटर। इसको भी याद रखिएगा, यदि ऊंचाई से प्रश्न पूछा जाता है तो 1320 मीटर ऊंचाई है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के पोखरण में संपन्न आणविक भूमिगत परीक्षण किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो भारत का जो पहला आणविक परीक्षण हुआ था, जो भूमिगत परीक्षण हुआ था, ये पोखरण में संपन्न हुआ था। और कब संपन्न हुआ था? 1974 में, 18 मई 1974 में। और इसे क्या नाम दिया गया था? तो इसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। और उस समय यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी, और यदि वैज्ञानिक की बात करें कि किसके अधीन है तो ये भी नाम याद रखिए, डॉक्टर राजा रमन्ना। कौन थे? डॉक्टर राजा रमन्ना थे। इनकी अधीनस्थता में पोखरण में आणविक भूमिगत परीक्षण किया गया था। डेट कब है? 18 मई 1974। ये डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? कौन से संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? यहां पे पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। और यदि हाई कोर्ट की बात करें, यदि हाई कोर्ट की बात करें तो ये अनुच्छेद 226, ये भी याद रखिए। यदि हाई कोर्ट से पूछा जाता है तो अनुच्छेद 226 में यह प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो दोनों डेट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? गुलाबी क्रांति पूछा गया है गुलाब से, झींगा उत्पादन से, कपड़ा उत्पादन से, बागवानी से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से।
किससे है? झींगा उत्पादन से। इसके अलावा बहुत सारी और भी क्रांतियां हुई हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित है, मुख्य रूप से गेहूं और धान की खेती से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। इस तरह से और भी क्रांतियां हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। यहां पे पूछा है गुलाबी क्रांति, तो किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल से संबंधित है? तो यहां पे देखें, टेनिस, तीरंदाजी, शूटिंग, घुड़सवारी। तो किस खेल से संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है। ISSF शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और ये खरगोन के निवासी मध्य प्रदेश के प्लेयर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से। कहां से संबंध रखते हैं? खरगोन से। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा लोक गायन है। विश्व का सबसे लंबा लोक गायन कौन सा है? तो यहां पे देखें ऑप्शन में हीड़ गायन, आल्हा गायन, बसदेवा गायन, विदेशिया गायन। तो विश्व का जो सबसे लंबा लोक गायन है वो कौन सा है? आल्हा गायन है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी प्रचलित होता है। और आल्हा उदल का संबंध मैहर देवी जी से भी है, कई बार किंवदंतियों में सुनने को मिलता है। तो यहां पे जो सबसे लंबा गायन है कौन सा है? आल्हा गायन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 मौलिक अधिकारों को रखा गया था। बाद में 44वें संविधान संशोधन, यह भी याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर कहां रख दिया गया? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार की श्रेणी में। तो यहां पे पूछा गया मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है, बल्कि कहां है? ये विधिक अधिकार की श्रेणी में, कानूनी अधिकार है। और इसका वर्तमान में संविधान में अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन मिलता है। कहां मिलता है? अनुच्छेद 300A में, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सुमेलित से संबंधित है। मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र, ये कहां पे है? ग्वालियर में है। यहां पे पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है देखना है। मध्य प्रदेश आलू संस्थान केंद्र कहां है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश राज्य अनुसंधान संस्थान कहां है? ये जबलपुर में है। आम अनुसंधान केंद्र कहां है? ये रीवा में है। राज्य का मसाला पार्क, प्रथम जो मसाला पार्क है, ये अशोकनगर में नहीं है, ये कहां पे है? छिंदवाड़ा में। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यदि हम राज्य के प्रथम मसाला पार्क की बात करें तो ये कहां पे है? छिंदवाड़ा में। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पे भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखते हैं, पारसी क्रिकेट क्लब। पारसी क्रिकेट क्लब कहां है? ये इंदौर में है, ये सही हो जाता है। मध्य प्रदेश मलखंभ एकेडमी कहां है? ये उज्जैन में है, ये भी सही हो जाता है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहां है? ये भोपाल में है, ये भी सही हो जाता है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी, मध्य प्रदेश जो टेबल टेनिस एकेडमी है ये इंदौर में नहीं है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो ये गलत हो जाता है। ये कहां है? जबलपुर में है। कहां पे? जबलपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में। तो ये भी याद रखिए। यहां पे मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एकेडमी कहां है? जबलपुर में। तो यहां पे सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महिला 2020 में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? महिला 2020 में जो शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और झूलन गोस्वामी। तो इनमें से कौन थी? हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की खोज की गई थी? तो ऑप्शन में देखें, ताराचंद, बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक, बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा, VS वाकड़कर, सच्चिदानंद सहाय। तो ये किसके द्वारा? VS वाकड़कर के द्वारा की गई थी खोज। किसके द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी? VS वाकड़कर के द्वारा। कब की गई थी? 1958 में, 1956 में। और ये किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के, याद रखिए, रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में है। और 2003 में इसे
विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिए इन फैक्ट को। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पे जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वीएस वाकड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, किस मोरक्को यात्री ने अपने खेलों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था? किस मोरक्को यात्री ने खजुराहो मंदिर का अपने लेखों में उल्लेख किया था? अलबरूनी, फाहियान, इब्न बतूता, शेरशाह सूरी। तो ये कौन था? इब्न बतूता। कौन था? इब्न बतूता। हालांकि इससे पहले अलबरूनी ने भी अपने लेखों में शामिल किया था, लेकिन यहां पे पूछा गया है मोरक्को यात्री का, तो मोरक्को यात्री कौन था? इब्न बतूता। और खजुराहो मंदिरों की बात करें तो इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी में शामिल किया गया था। खजुराहो मंदिर को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, 1986 में से विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। और खजुराहो मंदिर है कहां पे? तो ये छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। तो ये सारे फैक्टों को याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है? नचना कुठार पार्वती मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो यहां पे देखिए पांडु वंश, कलचुरी वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश। तो किससे संबंधित है? ये गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्तकालीन मंदिर है नचना कुठार पार्वती मंदिर, और ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ में स्थित है, अजयगढ़ के पास स्थित है। और किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस कार्य को शुरू किया गया था। यहां पे पूछा गया है कार्य पूरा कराने का श्रेय, तो ये इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, गुलाम वंश का शासक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण और उत्तरी भागों को अलग करती है? भारत की ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत के दक्षिणी और उत्तरी भागों को अलग करती है? तो यहां पे देखें ऑप्शन में नीलगिरी, सतपुड़ा, बिंद और अरावली। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखली है, सॉरी अरावली नहीं, बिंद पर्वत श्रृंखला है, ये जो बिंद पर्वत श्रृंखला है ये भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो अलग अलग भागों में विभक्त करती है, अलग अलग भागों में बांटती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंद पर्वत श्रृंखला। ये मैप में भी देख लीजिए, बिंद पर्वत श्रृंखला बिल्कुल सेंटर से मध्य प्रदेश को नॉर्थ और भारत को नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? कबीरदास, शंकराचार्य, बुद्ध, महावीर। तो अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। सम्यक से संबंधित 8 मार्ग उन्होंने अपनाए थे मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो ये प्रतिपादन किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये एक आंदोलन चलाया था ये अमेरिका में। ये किसके विरुद्ध था? रंग भेद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? रंग भेद के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया था, और इसीलिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंग भेद के विरुद्ध। 16वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संसद के सदस्य बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं उनका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहां पे देखें 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद सदस्य हो या विधानसभा सदस्य हो, यदि एमपी या एमएलए कोई भी बनने की उम्र हो वो कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है? यदि पंचायत में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होती है ये भी याद रखिए। तो पंचायत में चुनाव लड़ने की होती है 21 वर्ष। मतदान करने की उम्र कितनी होती है? मतदान करने की उम्र होती है 18 वर्ष। तो इन फैक्टों को याद रखिए। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? वो 25 वर्ष होती है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे था और इसे कब अपनाया गया था?
तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यहां पे देखें, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना, परमाणु हथियारों का उपयोग, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच शांति, जापान और यूरोपीय संघ। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो 1977 में अपनाया गया था और ये किस चीज को लेकर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित था। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से था और इसे कब, दिसंबर 1977 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, दिसंबर 1977। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हर वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त को, वो कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी, अभी हाल में ही 8 अगस्त हुआ है, तो कौन सी वर्षगांठ थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 को, ये आंदोलन सक्रिय हुआ था। ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 2023 को कौन सा आंदोलन मनाया गया है, तो ये 81वीं वर्षगांठ है। कौन सी वर्षगांठ है, 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो यहां पे याद रखिएगा, चूंकि अभी हाल में ही 8 अगस्त निकली हुई है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। कौन सी, 81वीं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो अभी हाल में जुलाई में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया गया है। तो कौन सा ऐप है, पढ़ाई है, उल्लास, लिखाई, आनंद। तो कौन सा ऐप है, ये उल्लास ऐप है। कौन सा ऐप है, उल्लास ऐप है, जो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जो बिडेन। तो किसको दिया गया है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, अभी हाल में ही पुणे में। याद रखिए, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला कौन सा है। भारत में प्रथम नदी द्वीप जिला कौन सा है, तो ये मांजुली है। कौन सा नदी द्वीप जिला है, मांजुली है, और ये कहां पे है, आसाम में। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ये भी याद रखिए। कौन सी नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, कहां पे, आसाम, मांजुली। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है, ये कहां पे स्थापित है, इंदौर में। इसे कब स्थापित किया गया है, तो 1919 में स्थापित किया गया है। यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1977 में, 30 अप्रैल 1977 में, डेट याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के द्वारा, तो राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, अनुच्छेद 352, 56 और 60। तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत किस आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो, किसके द्वारा, डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली सभी आदर्श गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कौन सा नियम बोलता है, बायल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, गैलुसाक का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है। तो ये कौन सा नियम बोलता है, ये एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम कहता है कि एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली सभी आदर्श गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। याद रखिए, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली आदर्श गैसों के में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम।
नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विराम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड है, कोई गतिमान अवस्था में है और वो पिंड विराम अवस्था में आता है, तो किस कारण आता है? जड़त्व के नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो किसके कारण? ये घर्षण बल के कारण आता है। कोई वस्तु जो होती है वो गतिमान अवस्था से विरामावस्था में आती है, वो किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण आता है। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? घर्षण बल। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भारत में उपाधि धारण की थी? केसर ए हिंद किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 1 जनवरी 1977। कब प्रदान किया गया था? 1 जनवरी 1977। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी याद रखिए, लॉर्ड लिटन। कौन था वायसराय? भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन। और कब उपाधि प्रदान की गई थी? 1877 में, 1 जनवरी 1877। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतलज नदी जिस पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलज नदी पर बनाया गया है। का उद्गम स्थल कहां पे है? सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां है? बेरीनाग जलप्रपात, तिब्बत का राक्षस ताल, मानसरोवर सागर, बरलाचा दर्रा। तो ये सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ये तिब्बत के राक्षस ताल पे स्थित है। कहां पे है? तिब्बत के राक्षस ताल पे। याद रखिएगा, पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी कौन बनी? पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? तो ये सभी जानते हैं, पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी। और इनमें एक फैक्ट और याद रखिएगा, इन्हें 2004 में संयुक्त राष्ट्र पदक से भी सम्मानित किया गया था। कौन से पदक से? संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था। और 1994 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोनों फैक्ट याद रखिए, 2004 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया था और 1994 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। और ये कब आईपीएस अधिकारी बनी थी? तो 1972 में आईपीएस अधिकारी बनी थी। इसके अलावा ये पांडिचेरी की, पुदुचेरी की ये क्या रही हैं? राज्यपाल भी रही हैं। अभी हाल के वर्षों में राज्यपाल भी रही हैं, तो ये भी याद रखिएगा। पहली आईपीएस अधिकारी कौन है? किरण बेदी। इन्हें क्रेन बेदी के नाम से भी जाना जाता था। 16 शताब्दी के अंत में अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताइए। 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताना है। 16वीं शताब्दी में अकबर द्वारा एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जजिया, दीन इलाही, जकात, खराज। तो अकबर द्वारा कौन सा धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया था? दीन इलाही शुरू किया गया था। और इसको कब शुरू किया गया था? 1582 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी में, जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर इस पर शामिल किया गया था। सर्वधर्म सम्मेलन था। तो अकबर द्वारा धार्मिक आंदोलन का नाम क्या है? दीन ए इलाही। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना, यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, मानवेंद्र नाथ राय, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर। किसने की थी? ये देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और कब की थी? ये डेट भी याद रखिए, 1860 में। और इसमें रविंद्र नाथ टैगोर का भी संबंध था शांति निकेतन से, लेकिन यहाँ पे पूछा स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन में देखें तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। कौन है? ज्योतिबा फूले, जिन्होंने 1851 में पुणे में महिला महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। इनकी पत्नी भी थी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने महिला शिक्षा के विषय में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया था। तो यहाँ पे पूछा गया है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। इन्होंने एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और कब की थी? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार। तो मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1955 में। और ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ये बालाघाट मंडला वाले क्षेत्र में है, मंडला बालाघाट जिले में इसकी अवस्थिति है। यहाँ पे देखें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? तो ये होशंगाबाद जिले में है, ये भी याद रखिए। फासिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये डिंडोरी में है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिए। इसका वर्गफल की बात करें हुए क्षेत्रफल की तो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल राष्ट्रीय उद्यान। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भोपाल में है। तो यहां पे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें तो पंजाब, पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी नदियां हैं? झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियां हैं जो पंजाब से होकर निकलती हैं और यही कारण है कि इसको 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, छतरपुर गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल में ही मनाया गया है। बहुत सारी योजनाएं मुख्यमंत्री ने यहाँ पे वो की थी। तो ये कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जून को। और छतरपुर से कुछ और फैक्ट और देख लेते हैं। छतरपुर में खजुराहो मंदिर है। छतरपुर में चरण पादुका नरसंहार जो हुआ था वो भी छतरपुर जिले में हुआ था, तो ये भी याद रखिए। यहां पे 10 जून ऑप्शन में है। 10 जून को लाडली लक्ष्मी उत्सव भी मनाया गया था। ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? यहां पे ऑप्शन में देखते हैं, हाल में विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, भारत, ब्राजील, फिजी। तो विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे किया गया था? ये फिजी में किया गया था। कहां पे? फिजी में। और ये कौन से नंबर का, कौन से क्रम का सम्मेलन था? तो ये 12वें क्रम का सम्मेलन था। कौन से क्रम का? 12वें क्रम का। और यदि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो ये 1975 में कहां पे? नागपुर में हुआ था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। और 12वां हिंदी सम्मेलन जो अभी हाल में हुआ था वो कहां पे? फिजी में। नेक्स्ट देखते हैं, किस जिले में मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा और सबरीमाला की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी? तो यहां पे ऑप्शन में देखें, सतना, रीवा, शहडोल, भोपाल। तो ये जो रीवा जिला है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री यहां पे विजिट किए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि भगवान बिरसा मुंडा और सबरीमाला की प्रतिमा लगाई जाएगी। तो कौन सा जिला है? वो रीवा जिला है। और रीवा जिला को सफेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बनी थी? एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन बनी थी? तो ये भवानी सिंह बनी थी। कौन बनी थी? भवानी सिंह। चूंकि ये पहली महिला है जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीता है तलवारबाजी में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है भवानी सिंह। ये अपने अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट को सेमीफाइनल में हराकर कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। याद रखिएगा, यदि ये पूछा जाए कि कौन सा पदक जीता था तो कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? बाघ की गुफाएं किस काल की हैं? तो यहां पे ऑप्शन देखें, मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल, राजपूत काल। तो बाघ की गुफाएं कौन से काल की हैं? ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कौन से काल की हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। और यदि पूछा जाए कि अवस्थिति कहां है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ये भी याद रखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले में। और किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के किस अखबार की स्थापना की थी जिसका प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने के लिए किया था? यहां पे देखें, सत्याग्रह, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, इंडियन वॉइस। इसमें से जो इंडियन ओपिनियन है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी और इसी अखबार के माध्यम से उन्होंने अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? 1909 में। 1909 से लेकर 1915 तक ये वहां पे चला। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, उत्तल दर्पण की भांति, अवतल दर्पण की भांति। तो किस प्रकार व्यवहार करता है पानी में हवा का बुलबुला? ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किस तरह से? अवतल लेंस की भांति। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखते हैं, एडम स्मिथ, लैमार्क, डेविड ह्यूम और डार्विन। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। और इनकी एक पुस्तक भी रही है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी याद रखिए, ये पूछा जा सकता है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक थी? ये एडम स्मिथ की पुस्तक थी और इसी में उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में अपने कंसेप्ट को दिया है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। नेक्स्ट, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है और ये मलेशिया में खेला जाता है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, तब ये द्विवार्षिक था, अभी वर्तमान में एक वार्षिक कर दिया गया है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है और ये किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एस विजयालक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? एस विजयालक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शतरंज। तो ये किससे संबंधित है? शतरंज से, चेस से संबंधित है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला थी जो ग्रैंड मास्टर बनी थी, महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शतरंज हो जाएगा। इस तरह से हमने सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन को अभी देखा है और आगे भी इसी तरह के मॉडल पेपर लेके आते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।